हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के प्रैक्टिस सेट, जिसके अंदर हम बात करते हैं स्पेशली जीएस के क्वेश्चंस को और करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस को हम कवर करते हैं। तो ये परीक्षाएं हैं कौन कौन सी, जैसे आपका आईटी इंस्ट्रक्टर है, आईटीआई इंस्ट्रक्टर, यूडीसी, एलडीए, सप्लाई इंस्पेक्टर, लेखपाल जो आपका इसी महीने एग्ज़ाम होने वाला है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम भी आपका अगले महीने होगा, और पेट का एग्ज़ाम जो सितंबर में है, प्रपोज्ड डेट है, तो उस डेट में एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपकी ये सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ में अभी तक हमने बात कर ली है डी सेट की, 4 सेट बेसिकली कर लिए हैं, कुछ सेट्स हमने और भी किए थे, तो वो क्वेश्चंस भी आप आराम से देख सकते हैं। तो आई होप सो क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि भारत के अंदर जो कोरल रीफ्स हैं, 4 कोरल रीफ्स हैं, कोरल कोरल रीफ्स के जो रीजन है भारत के अंदर, उनमें से मतलब जो ये लिस्ट दी गई है, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ मन्नार, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इनमें से वो कौन सा एरिया है जो कोरल रीफ के रीजन में नहीं आता, जो कि बेसिकली इंटेंसिव कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत नहीं आता है, बेसिकली इसलिए पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गल्फ ऑफ खंबात। तो गल्फ ऑफ खंबात में जो है ना, कोरल रीफ्स आपको देखने को नहीं मिलती। अगर जो हम बात करें कि कोरल रीफ्स आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, तो देखिए गल्फ ऑफ खंबात एक्चुअली है कहाँ। तो देखिए ये जो है आपका गुजरात का एरिया, ये गुजरात है लगभग, इस तरीके से आप देखते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर ये वाला जो कॉर्नर एरिया है, इसे कहते हैं खंबात की खाड़ी। तो यहाँ पर कोरल रीफ्स जो है वो फाउंड नहीं होती है ना। तो कहाँ कहाँ फाउंड होती है, एक तो यहाँ पर होती हैं, और अगर जो हम साउथ इंडिया का इस तरीके से एक मैप बनाएं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी केरल के अंदर। ठीक है, अंडमान, ये लक्षद्वीप आइलैंड्स के आसपास वाला जो पूरा एरिया है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपका हो गया कच्छ के एरिया में, और अंडमान और निकोबार आइलैंड के अंदर, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जो पाक बे है। पाक बे मतलब जो इंडिया और जो है आपका श्रीलंका, इसके बीच में जो समुद्री मार्ग है या समुद्री जगह है, वहाँ पर भी थोड़ा सा आपको कोरल रीफ देखने को मिलता है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर देखने को मिलता है। तो इन एरियाज़ में आपको कोरल रीफ देखने को मिलती है। कहाँ नहीं मिलती है वो है गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी में देखने को मिलती नहीं है। खंबात की खाड़ी कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खंबात की खाड़ी। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, द पावर टू प्रोरोग द लोकसभा रेस्टिंग। मतलब यहाँ पूछा गया है कि लोकसभा, प्रोरोग का मतलब होता है टर्मिनेट करना, है ना, अंत कर देना या ख़त्म कर देना, इसका मतलब होता है टर्मिनेट कर देना, है ना, निकाल देना, हटा देना, बंद कर देना, क्लोज कर देना, है ना, वो, या भंग कर देना एक तरीके से अगर जो आप कहें तो ये जो लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है वो किस में निहित है, ये निहित है राष्ट्रपति के अंदर। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो जो लोकसभा है उसको वो क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। और इस अधिकार के बारे में आर्टिकल 85(2), उसका जो सेकंड सेक्शन है उसके अंदर इसके बारे में मेंशन किया गया है। कई बार ये पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल में है, ये भले ही ना पूछा जाए, हो सकता है कि ये वाला पार्ट ना दे, बट ये जरूर पूछ सकता है कि किस आर्टिकल में है, तो वो आर्टिकल नंबर है 85। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर पूछा गया है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी ट्रिपल एस सी के ही 2-3 एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन मैंने देखा है। तो यहाँ पूछा है कि जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जिसे सीपीसीबी कहते हैं, हिंदी में इसे आप केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहते हैं, इसके द्वारा वो जो रेंजेस हैं कि मतलब किस एरिया में कितना साउंड होना चाहिए, कितना पॉल्यूशन लेवल, नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में यहाँ पर बात करी गई है कि इससे ज़्यादा नॉइज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। और नॉइज़ को मेज़र करने के लिए जो एक यूनिट यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं डेसिबल, और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है इस तरीके से डीबी, है ना। तो ये 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहली कैटेगरी है आपकी रेजिडेंशियल कैटेगरी, रेजिडेंशियल एरियाज़ में। देखिए इसको हम 2 भागों में और डिवाइड कर देते हैं, दिन के समय और रात के समय, डे टाइम और नाइट टाइम में। तो दिन के समय ये परमिशन है 55 डीबी की। देखिए सारे यूनिट्स किस में जा रहे हैं, डीबी में, डेसिबल में, हर बार नहीं दिख रहा हूँ उसे डीबी को, आप समझ जाइएगा, 55 डेसिबल। रात के समय ये यूनिट हो जाती है 45 के आसपास, 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए रेसिडेंशियल एरियाज़ में। फिर हम बात करें इंडस्ट्रियल एरियाज़ की, तो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में ये रेंज जो है वो
दिन के समय 75 और रात के समय 70। कमर्शियल एरियाज़ के अंदर जहाँ पर आपके ऑफिस वगैरह होते हैं, दफ्तर होते हैं, वहाँ पर ये लिमिट जो है दिन के समय 65 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और रात के समय ये लिमिट आपकी 55, ठीक है, रात के समय ये 55 होगी, ठीक। फिर हम बात करें, एक और कैटेगरी बचती है साइलेंट जोन। साइलेंट जोन कौन से होते हैं? जैसे हॉस्पिटल हैं या स्कूल कॉलेजेस, ये सब जो एरियाज़ होते हैं ये कहलाते हैं साइलेंट जोन। यहाँ पर दिन के समय जो ध्वनि की मात्रा है वो 50 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और रात के समय 40 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये जो रेंज है ये प्रिस्क्राइब करी गई हैं, बताई गई हैं किसके द्वारा? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसे हम कहते हैं CPCB, इसके द्वारा ये रेंज जो है बताई गई है कि इससे ज़्यादा जो आवाज़ है वो नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न में पूछा गया है कि जो रहने वाला क्षेत्र है, रेजिडेंशियल एरिया है, उसकी सीमा क्या है, ठीक है, ऊपरी सीमा, अपर लिमिट। अपर लिमिट मतलब डे टाइम की हम बात कर रहे हैं, अपर लिमिट है डे टाइम, लोअर लिमिट है नाइट टाइम। तो डे टाइम में अपर लिमिट है 55 रेजिडेंशियल की, तो 55 डेसिबल, ऑप्शन ए है यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखिए, जितने भी ये पॉइंट्स थे, जितने भी ये वैल्यूज़ थी हमारी, वो सारी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में UPSSC के या भी और कोई भी एग्जाम देते हैं वहाँ पर आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि हु रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइल प्रेजेंटिंग द बजट इन द पार्लियामेंट। देखिए, संसद के अंदर जब बजट पेश किया जाता है तो बजट पेश करने वाला जो व्यक्ति होता है वो कौन करता है, मतलब भारत सरकार का कौन सा वो रिप्रेजेंटेटिव होता है जो बजट को पेश करता है, कहाँ पर? संसद के अंदर, ठीक है। तो वो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर या फिर वित्त मंत्री, ठीक है। और करंट टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इसे। और जब कभी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान लीजिए आप सितंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इफ़ इन केस हो सकता है कि उस टाइम पर भी आप ज़रूर चेक कर लें कि उस टाइम पर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कौन है। हो सकता है कि शायद चेंज हो जाए या वही रहें, ये डिपेंड करता है कंडीशंस पर, है ना, कि तो चेंज भी हो सकते हैं और वही भी रह सकते हैं। तो इसलिए जो इस तरीके की जो पोजीशनिंग वाली जो क्वेश्चंस होते हैं, पोजीशन जो होती है, जिस पोस्ट पर कोई व्यक्ति बैठा है, तो जब आप पेपर देने जा रहे हैं तो उस पोजीशन वाले व्यक्ति के बारे में ज़रूर जान लें, ठीक है। और इस चीज़ के बारे में बताया गया है हमारे संविधान के अंदर 112 नंबर आर्टिकल के अंदर ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। इसके अंदर जो वित्त मंत्री है वो सरकार का पूरा बजट बताते हैं कि भाई वो कितना पैसा इस पूरे सत्र के अंदर, मतलब जो एक साल का जो 12 महीने का टर्म होने वाला है या 6 महीने का टर्म है, जैसे कई बार होता है ना क्वार्टरली या 3 महीने या 6 महीने का बजट पेश कर रहे हैं, तो उस बजट के दौरान वो कितना पैसा किन किन चीज़ों पर, किन किन योजनाओं पर खर्च करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में वो लोग क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाइनेंस मिनिस्टर। अगला प्रश्न हमारा है, जो हमारा रक्त होता है, मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड जो होता है वो लाल रंग का क्यों होता है, ये पूछा गया है। तो देखिए, इसके लिए जो एक मेन रिस्पॉन्सिबल चीज़ होती है वो होती है हीमोग्लोबिन। आप रेड ब्लड सेल के अंदर, मतलब आरबीसी जो है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, जो हीमोग्लोबिन, ठीक है, उसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो क्या हो जाता है, रेड इन कलर हो जाता है। यहाँ पर जो ह्यूमो वर्ड है, ह्यूमो शब्द, इसका मतलब होता है आयरन, मतलब ब्लड के अंदर क्या है, आयरन की मात्रा है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, रेड कलर का हो रहा है। ग्लोबिन क्या होता है? ग्लोबिन होती है आपकी प्रोटीन, प्रोटीन को कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर आपके ब्लड को रेड इन कलर बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन की वजह से जो मानव रक्त है वो लाल रंग का आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो आपका ब्लड है, ह्यूमन ब्लड है, उसका पीएच क्या होता है, ठीक है। इसका पीएच आपको देखने को मिलेगा 7.4, 7.4 आपको देखने को मिलेगा, और ये होता है एल्कालाइन नेचर, एल्कालाइन इन नेचर आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है। कुमाऊं हिमालयाज जो है वो किस जगह पर या किस रिवर रेंज में सिचुएटेड है? तो देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम समझ लेते हैं फटाफट। देखिए, ये एक आपकी माउंटेन रेंज है, ये आपकी रिवर है, इस रिवर का नाम है इंडस रिवर, जिसे आप सिंधु रिवर कहते हैं। इंडस रिवर आपकी फ्लो हो रही है। यहाँ पर एक रिवर फ्लो होती है जिसे कहते हैं सतलुज रिवर, सतलुज रिवर, ठीक है। यहाँ पर एक रिवर फ्लो हो रही है, उस रिवर का नाम है काली रिवर। और यहाँ पर एक रिवर है, उसका नाम है तिस्ता रिवर, ठीक है।
ओके, तो ये 4 रिवर्स हैं। अब इसी तरीके से डायग्राम आप बना के अपने नोट्स में या कॉपी में जहाँ पर भी आप रखते हैं, शॉर्ट नोट्स में या किसी चिट पे बना के रखेंगे तो ये चीज़ बहुत आसानी से याद हो जाएगी। 2-3 बार हाथ से भी बनाओगे तो भी आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, इंडस और सतलुज, इसके बीच में जो हिमालयन रेंज आती है उसे कहते हैं हम पंजाब हिमालयाज। पंजाब हिमालयाज, ठीक है। सतलुज और इंडस के बीच में कौन से हिमालयाज आते हैं? पंजाब हिमालयाज। सतलुज और काली रिवर, इसके बीच में आते हैं कुमाऊं हिमालयाज। कुमाऊं हिमालयाज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। काली और तिस्ता रिवर, इसके बीच में आपको जो हिमालयन रेंज मिलेगी वो होती है, उसे कहते हैं हम नेपाल हिमालयाज कहा जाता है, ठीक है। तिस्ता रिवर से लेके फिर हम बात करें ब्रह्मपुत्रा तक या दिहांग रिवर या पूरा अरुणाचल प्रदेश तक का जितना भी ये माउंटेन बेल्ट है इंडिया के अंदर, उसे कहा जाता है असम हिमालयाज। असम हिमालयाज, ठीक है। तो देखिए, ये आपकी 4 रिवर्स हो गई। 4 रिवर से आपके 4 हिमालय रीजन्स का डिवीजन आपको देखने को मिल गया। तो इस तरीके से आप याद करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक है। कई बार होता है कि कुमाऊं को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं या इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो इस तरीके से इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं प्रश्न के ऊपर। प्रश्न में पूछा गया है कुमाऊं हिमालयस किस नदी के बीच में स्थित है? तो कुमाऊं हिमालयस किस नदी के बीच में है? सतलुज रिवर और काली रिवर, ठीक है। काली रिवर और सतलुज रिवर, देखिए कहाँ पर है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर क्या रहेगा? सतलुज रिवर और काली रिवर के बीच में मध्य है आपका कुमाऊं हिमालयस। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इसमें पूछा गया है नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड जो है, जिसे आप कहते हैं NAEB, इसे हिंदी में अगर जो कहा जाए तो राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड, इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब की गई थी? ये की गई थी 1992 के अंदर। जो कि क्या करता है, जो प्लांटेशन पर फोकस करता है कि मतलब जैसे आपके हाईवेज़ हैं, नेशनल हाईवेज़ या एक्सप्रेसवेज़ हैं, तो उनके जो साइड्स में आपने कई बार देखा भी होगा कि बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अफॉरेस्टेशन किया जाए, जो पेड़ पौधे नष्ट हो चुके हैं तो उनको दोबारा से ग्रो किया जाए जहाँ जहाँ पर भी लैंड अवेलेबल है। तो ये काम इस बोर्ड के द्वारा किया जाता है। इससे 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी इस बोर्ड की, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर पूछा गया है कि एडवोकेट जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। एडवोकेट जनरल तो से रिलेटेड आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है। एडवोकेट जनरल मतलब महाधिवक्ता से संबंधित ये क्वेश्चन है। 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट सही है। देखिए यहाँ पर 1 और 2 होगा, ठीक है। 1 और 2 इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पर पूछा गया, इसमें से पूछा कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट मतलब गलत, आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर जो एडवोकेट जनरल है अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नहीं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। देखिए एडवोकेट जनरल होता है, देखो एक होता है अटॉर्नी जनरल, AGI जिसे कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये जो होता है जिसे कहते हैं महान्यायवादी, ये होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब एक तरीके से पर्सन होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। उसी तरीके से स्टेट लेवल पे हम बात करें तो वहाँ होता है एडवोकेट जनरल, ठीक है। तो इसकी नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है? नहीं, ये अपॉइंटमेंट की जाती है गवर्नर के द्वारा, बट रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जो जिस स्टेट की हम बात करेंगे उसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन से गवर्नर अपॉइंट करते हैं उसे। तो पहला पॉइंट तो आपका यहाँ गलत हो जा रहा है, ठीक। द टर्म ऑफ ऑफिस इज फिक्स्ड एट 5 ईयर। देखिए टर्म ऑफ ऑफिस जो है यहाँ पर फिक्स्ड, देखिए फिक्स्ड नहीं होता है यहाँ पर। एक्चुअली हम बात करें ना तो फिक्स तो नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए जैसे ही, वैसे तो फिक्स होता है, बट जैसे ही अगर जो सरकार ने अपना कॉन्फिडेंस मोशन लूज कर दिया, मतलब एक बहुमत खो दिया गवर्नमेंट में अगर जो सदन के अंदर, तो क्या होगा, पूरी सरकार गिर जाती है। तो उस टाइम पर बेसिकली जो एडवोकेट जनरल है या अटॉर्नी जनरल है वो रिज़ाइन कर देते हैं खुद से ही, ठीक है। बट यहाँ पर अगर जो फिक्स की बात कही गई तो इस पॉइंट को हम करेक्ट मान सकते हैं वन कंसिडरेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। केवल 2 स्टेटमेंट आपकी सही है, बाकी पहले स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा 2 साल पुराना करंट अफेयर का क्वेश्चन है। होता है कई बार, क्योंकि देखिए जब हम पेपर देते हैं ना तो हम, हमारे दिमाग में होता है कि पिछले 1 साल का या 6 महीने का करंट अफेयर आएगा, बट समहाउ कई बार ऐसा होता है, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो पहले 2 साल पहले या 3 साल पहले घटित हुए होते हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बाद में भविष्य में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते भी हैं, ठीक है।
तो देखिए पहला यहाँ पर पूछा गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में दो स्टेटमेंट हैं। यह अभियान 10 से 28 फरवरी 2020 तक चलाया गया। ये स्टेटमेंट आपकी सही है, बिल्कुल इसी ड्यूरेशन में चला था। शुरुआत हुई थी 2016-17 के सत्र में, बजट में इसका बात की गई थी, बट उसके बाद जो अभी लास्ट वाला है ये चलाया गया था 2020 के अंदर, बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भाई जो डिफरेंट कल्चरल इवेंट्स हैं, देखिए हर एरिया का, हर स्टेट का जो अलग अलग कल्चर है, अलग अलग ट्रेडिशन है, उन सबको एक ही मंच पर लाना, ताकि एक दूसरे में भाईचारा की जो भावना है वो बढ़ सके, है ना, यूनिटी की भावना जो है वो बढ़ सके। ये इसका एक मेन मोटिव था, ठीक है। नेशनल इंटीग्रिटी जो था इसके वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था प्रमोट करना। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपकी सही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट्स हैं आपकी क्या है, सही है यहाँ पर, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा गया है कि वो 19वीं शताब्दी के अंदर कौन सा ऐसा व्यवसाय था जिससे जो उस टाइम पर जो पूंजीपति लोग थे, भारतीय पूंजीपति लोग, जो भारतीय लोग थे जिनके पास पैसा था, तो वो कौन सा व्यापार करते थे जिससे उनका बिजनेस चलता था या उनका जो ग्रोथ होती थी, पैसा कमाते थे वो लोग। तो एकमात्र उस टाइम पर जो लेट 19th सेंचुरी का टाइम था, 19वीं शताब्दी का जो अंत टाइम चल रहा था, उस टाइम पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो चरम पर चल रही थी। कॉटन टेक्सटाइल, कपास वस्त्र का जो व्यवसाय था वो बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था, जिससे लोगों की इनकम हुआ करती थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर करेक्ट आंसर। यहाँ पर एक चीज़ देखी गई है, जूट, है ना। देखिए कॉटन की बात कर रहे हैं तुम, कॉटन आपका जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, ठीक है, आंध्रा का कुछ एरिया, यहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा में कॉटन की जो खेती है वो होती है, कॉटन का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है, ठीक। जूट की बात करें तो जूट सबसे ज़्यादा आपको जो नंबर 1 स्टेट है इंडिया के अंदर जो प्रोड्यूस करता है जूट, वो है वेस्ट बंगाल। और जूट से रिलेटेड एक वो आती है रिवोल्यूशन, ठीक है, क्रांति, जिसे कहते हैं गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन कहा जाता है, जो जूट से संबंधित एक रिवॉल्यूशन है। अब गोल्डन फाइबर का तो नाम आ गया, साथ में एक होता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखिए बहुत सारे रिवॉल्यूशन है, सभी को तो नहीं देखेंगे बट एक देख लेते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन, भारत के अंदर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के जनक थे वो कौन थे? MS स्वामीनाथन, ठीक है, ये डेफिनेटली सभी को पता होगा। और साथ में वर्ल्ड वाइड अगर जो हम बात करें दुनिया के स्तर पर, तो वो थे नॉर्मन बरलॉग, ठीक है। तो ये दोनों नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर अगला प्रश्न है हमारा, सैफरॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। देखिए सैफरॉन जो है, सैफरॉन मतलब केसर, केसर जो है वो पेड़ के किस हिस्से से लिया जाता है, यह कहा गया है, पूछा गया है। तो सैफरॉन आपका स्टिग्मा और स्टाइल, देखिए यहाँ से लिया जाता है, जिसे कलंक और शैली कहते हैं हम हिंदी में। ऑप्शन डी है यहाँ करेक्ट आंसर। और देखिए ये जो स्टिग्मा और स्टाइल जो है ये पिस्टल होता है, प्लांट के अंदर एक पिस्टल पार्ट होता है, उसका हिस्सा होते हैं ये लोग, ठीक है, हिस्सा होता है, उसका पार्ट होता है। और सैफरॉन जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर में ग्रो होती है, इसकी ग्रोथ होती है। और वर्ल्ड वाइड अगर जो हम बात करें तो ईरान के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलती है, मतलब सबसे ज़्यादा आपको प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी ईरान के अंदर सैफरॉन की, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, EEG इज़ यूज फॉर मेजरिंग। देखिए EEG क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रो इंसेफेलस इंसेफेलोग्राम, सॉरी, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम होता है EEG। ये यूज़ किया जाता है आपका ब्रेन को मेजर करने के लिए, मतलब ब्रेन के हिस्से को रीड करने के लिए, मतलब ब्रेन में कोई क्लॉटिंग है या नहीं है, मतलब ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं वो प्रॉपरली विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, उसको एक तरीके से चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है या एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, उसे कहते हैं EEG, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, रिलेटेड विद द ब्रेन, ठीक है। एक टर्म होता है ECG, ठीक है, ECG, ठीक है, ये क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखिए कार्डियो जहाँ वर्ड आ गया है तो कार्डियो से रिलेटेड क्या होता है? हार्ट। हार्ट अटैक जैसे आता है ना, तो हार्ट अटैक को क्या कहते हैं? कार्डियक अरेस्ट आ गया, मतलब दिल का दौरा पड़ गया, ठीक है। तो हार्ट लाइंस को मेजर करने के लिए, मतलब हार्ट की फंक्शनिंग को प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है, जितना उसका बॉडी की वेट, बॉडी के साइज़ के हर चीज़ों को कंसिडर करते हुए, तो उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हैं, जो मेथड यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं ECG। जो इस तरीके से आपने मूवीज़ या सीरियल्स में देखा होगा, इस तरीके से जो हार्ट लाइन इस तरीके से चलती रहती है, फिर ये इस तरीके से प्लेन हो जाता है, भाई आदमी डेड हो गया, हार्ट बीट्स बंद हो गई है ना। तो इस तरीके की जो कंडीशंस होती है, दिस इज कॉल्ड एज ECG, ठीक है।
तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रेन। फिर देखिए अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर पार्लियामेंट से रिलेटेड, मतलब अगर जो कोई ऑर्डिनरी बिल है ना, साधारण कोई अगर जो विधेयक है, ठीक है, एक साधारण विधेयक अगर जो पार्लियामेंट में गया और एक सदन से पास हो जा रहा है, दूसरे सदन से वो बार बार पास नहीं हो पा रहा है, कोई डिस्प्यूट आ रहा है अगर जो है ना, मतलब लोअर हाउस जो आपका लोकसभा है वहाँ से पास हो जा रहा है, राज्यसभा उसे पास नहीं कर रही, डिस्प्यूट हो रहा है ना, तो डिस्प्यूट जब हो रहा है तो उसमें क्या हो सकता है कि जो राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो राष्ट्रपति जी जो क्या बुलाएंगे वो ज्वाइंट सिटिंग, क्या बुलाएंगे, ज्वाइंट सिटिंग बुलाएंगे दोनों हाउसेस की। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्वाइंट सिटिंग दोनों हाउसेस की बुलाई जाएगी। इसको बुलाएंगे कौन, राष्ट्रपति बुलाएंगे, और ज्वाइंट सिटिंग के द्वारा जो है वो जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व किया जाएगा, उसको हल किया जाएगा। ये चीज़ होती है सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के केस में। अगर जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कर लाए हैं, ठीक है, या मनी बिल लाए हैं, तो इन केसेस में ये चीज़ नहीं होती। मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या फिर मनी बिल या इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, उनमें ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं होता। ये होता है सिर्फ जो एक साधारण विधेयक है, ऑर्डिनरी बिल है, उसके केस में ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। और इस ज्वाइंट सिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये संविधान के अंदर दिया गया है आर्टिकल 108 के तहत। आर्टिकल 108 में दिया गया है, जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो कॉल कर सकते हैं ज्वाइंट सिटिंग को। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, जब ज्वाइंट सिटिंग होगी तो ज्वाइंट सिटिंग में जब चेयरपर्सन होगा, भाई एक अध्यक्ष भी होगा, तो वो अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष होंगे लोकसभा के जो स्पीकर होंगे ना, लोकसभा के जो स्पीकर होंगे वो करेंगे पूरे सदन की अध्यक्षता। अगर जो इफ इन केस ये नहीं प्रेजेंट हैं तो कौन करेंगे, फिर जो डिप्टी स्पीकर होंगे वो करेंगे। इफ इन केस ये भी नहीं अवेलेबल है तो कौन करेंगे, फिर राज्यसभा के जो स्पीकर हैं वो नहीं करेंगे, राज्यसभा का कोई एनी मेंबर, किसी भी एक मेंबर को सभी लोग आपस में डिस्कस करके कि भाई हम इस फलाना व्यक्ति को एज अ चेयरपर्सन अपॉइंट करते हैं फॉर दिस ज्वाइंट सिटिंग, जो ज्वाइंट सिटिंग या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है उसके लिए, तो वो अध्यक्षता करेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्टिकल 108। एक दो क्वेश्चन बार मैंने एक दो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 108 नंबर का आर्टिकल से रिलेटेड एक दो एग्जाम्स के अंदर देखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है। आई होप सो क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, है ना, अच्छे भी लग रहे होंगे, मज़ा भी आ रहा होगा। फिर चलिए बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन के साथ साथ हमें थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो और ज़्यादा मज़ा आता है, हमें नॉलेज भी मिलती है और क्वेश्चन की प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाती है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमन एडल्ट। जो एडल्ट है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एडल्ट हम किसको कहते हैं भाई, देखिए 18 अबव है और 60 के बिलो है, मतलब ये बेसिकली एक एडल्ट है। एडल्ट तो भाई 60 के ऊपर वाला भी रहता है, बट उसे हम ओल्ड में कंसिडर कर लेते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ये वाली रेंज जो है वो एडल्ट कहलाती है। तो यहाँ पूछा कि ऑडिबल रेंज, हम जो एक ह्यूमन इंसान है, बेसिकली एडल्ट का इन द सेंस ये है कि जो इंसान है वो कितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को सुन सकता है ना। तो ये एक रेंज होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की। ये जो रेंज है ये कहलाती है आपकी ऑडिबल रेंज। दिस इज ऑडिबल रेंज, इसे इंसान सुन सकते हैं। इंसान जो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी की साउंड होगी उसे हम आसानी से सुन सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। वयस्क मनुष्यों के लिए श्रव्य सीमा आपसे पूछा गया, ऑडिबल रेंज आपसे पूछी गई है। लेस देन अगर जो हम बात करें, लेस देन 20 हर्ट्ज से अगर जो की हम बात करते हैं तो इसे कहा जाता है इंफ्रासोनिक, ठीक है। अब इंफ्रासोनिक साउंड कौन सा हो सकता है, जैसे आपके डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, है ना। कुत्ते जैसे आपने घर, किसी के घर के बाहर से आप निकलो, बहुत ही शांति से निकलो, चुपचाप से निकलो, अब कोई भी आवाज़ नहीं हो रही है आपके पैरों से, वो हमें आवाज़ सुनाई नहीं देगी, किसी और को भी नहीं सुनाई देती है ना। बट डॉग्स क्या करते हैं, वो स्मेल कर जाते हैं, उनको वो फ्रीक्वेंसी या वो साउंड जो है वो सुनाई दे जाता है कि भाई कोई है, समथिंग इज़ देयर या समवन इज़ देयर। तो लेस देन 20 हर्ट्ज की जो साउंड है वो डॉग्स जैसे एनिमल्स जो है वो इजीली सुन सकते हैं। या कैट वगैरह भी होती हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, ठीक है। और एक रेंज आती है आपकी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली, या फिर हम इसे कह लीजिए 20,000 हर्ट्ज कह लें, या फिर 20 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आप कह लीजिए। तो इस वाली साउंड फ्रिक्वेंसी को जो सुनने वाला प्राणी है वो होता है आपका डॉल्फिन वगैरह, जैसे डॉल्फिन है या बैट है, चमगादड़ वगैरह, ठीक है। तो ये लोग क्या है, इनको हाई फ्रिक्वेंसी साउंड चाहिए। तो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड चाहिए तो भाई जाहिर सी बात है, 20,000 से ऊपर वाली जो साउंड है
वही लोग ये सुन पाएंगे, है ना। ठीक है, और इस चीज़ को कहते हैं अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक रेंज। ठीक है, तो ये रेंज भी आपको याद रखनी है, नाम भी याद रखना है, कौन सुन सकता है इससे को भी समझना है, और ये वाली चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, फिर है अगला प्रश्न, विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, मतलब उत्तर प्रदेश देखिए कई सारे स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जैसे आपका हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, एमपी है, बिहार है। ठीक है, झारखंड के साथ भी शेयर करता है। ठीक है, और मतलब इस तरीके से कई सारे स्टेट्स के साथ में, और दिल्ली के साथ भी शेयर करता है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी दिल्ली के साथ भी। तो यहाँ पूछा गया है कि ये मैच ऑफ द फॉलोइंग लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब किन स्टेट्स के साथ में कौन सी स्टेट्स। देखिए जैसे अगर हम बात करें तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ठीक है, और साथ में आप उत्तराखंड भी ले लीजिए, तो ये चारों स्टेट से होकर कौन सी रिवर बहती है आपकी, एक तो गंगा तो बहती है, साथ में आप यमुना को भी कह सकते हैं, यमुना भी आपकी इन सभी स्टेट से, देखिए दिल्ली से यमुना नहीं, सॉरी गंगा नहीं जाती है, यमुना जाती है ना। तो यमुना रिवर जो है वो आपकी इन चारों स्टेट से होकर होकर निकलती है। तो यहाँ पर वही पूछा गया है प्रश्नों में कि कौन कौन से स्टेट से कौन सी रिवर फ्लो होती है, पास होती है ना। तो दो दो स्टेट्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया गया है, तो आपको इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट कौन सा है। देखिए पहला पूछा गया है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में चंबल रिवर, चंबल रिवर और एक रिवर है बेटवा रिवर। तो ये दोनों रिवर जो है वो उत्तर प्रदेश में भी बहती हैं और मध्य प्रदेश में भी बहती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो नाम दिया हुआ है कर्मनाशा, कर्मनाशा रिवर है, ये आपकी यहाँ पर नहीं फ्लो होती। तो इनकरेक्ट पूछा था, तो करेक्ट आंसर तो मिल गया आपको ऑप्शन ए। बाकी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में यमुना बहती है, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में गंडक बहती है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच में चंबल रिवर बहती है, जो भी हमने बात करी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा ये रहा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा एरिया है, जगह है, जो दलदल दलदली है, मतलब मार्शी लैंड है, घने जंगल है, फॉरेस्ट है वहाँ पर, और बड़ी बड़ी घासें हैं, मतलब मार्शी लैंड है, टॉल ग्रास लैंड्स है। ये किन एरियाज़ में आपको ये देखने को मिलता है। तो देखिए ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, अगर जो हम बात करें इस तरीके से, आप ये कह लीजिए कि ये लगभग अब उत्तर प्रदेश का एक डायग्राम है, लगभग इसी तरीके से, एग्जैक्टली नहीं, एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में, जिससे आपको समझ में आ जाए कि उत्तर प्रदेश ही है। ठीक, तो ये जो एरियाज़ है ना, ये कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये मिलेंगे फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज़ में, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज़ में आपको देखने को मिलेंगे। अब फुट हिल ऑफ हिमालय कौन सा हो गया, जैसे ये आपका हिमालय ऊपर नेपाल वाला एरिया आ जाता है पूरा। ठीक है, इधर मतलब इधर उत्तराखंड है, हिमालय का एरिया है, फिर नेपाल का एरिया आ जाता है, वो भी हिमालय वाला पार्ट आ जाता है। तो उसके जो नीचे वाला एरिया है, मतलब दिस बेल्ट, मतलब एक तरीके से ये वाला रेंज, जिसे मैं शेड कर देता हूँ थोड़ा सा, ये जो शेडेड एरिया है, ठीक है, इसे कहते हैं शिवालिक हिल्स वाला एरिया, शिवालिक हिल्स या तराई वाला एरिया। देखिए शिवालिक कौन सा हो गया, जो बिल्कुल ही पहाड़ी एरिया है, जो बिल्कुल ही बॉर्डर से लगा हुआ है यूपी के, है ना, वो हो गया शिवालिक हिल्स का एरिया। और तराई एरिया मतलब जो उससे थोड़ा सा 50-60 किलोमीटर आगे तक आते हुए आपको मिलता है जो। ठीक है, इस एरियाज में मार्शी लैंड, मतलब दलदली इलाके, आपको घने हुए जंगल, जैसे आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है, या दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सारा इसी एरियाज में देखने को मिलता है। ठीक है, और इन एरियाज में जो है धान की फसल अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपका तराई एरिया है, तो यहाँ पर क्या है, वाटर लॉगिंग भरी जाता है, मतलब पानी जो है अक्सर काफ़ी एरियाज में भरा रहता है, बना रहता है। तो धान के लिए जो आपका रिक्वायरमेंट है वो एक अच्छी खासी फुलफिल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर किस एरिया में देखने को मिलता था, तो ये है शिवालिक और तराई एरिया इसके अंदर। ठीक है, विंध्या आपकी सेंट्रल पार्ट है, गंगेटिक प्लेन, जो देखिए गंगेटिक प्लेन आपका यहाँ पर है, गंगेटिक प्लेन ये वाला मिलेगा आपको, ये सेंट्रल पार्ट होगा ना ये वाला, यहाँ आपका गंगेटिक प्लेन है। विंध्यास आपको ये नीचे की तरफ, मतलब एमपी से रिलेटेड आपको थोड़ा सा मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, और बुंदेलखंड रीजन आपका ये वाला एरिया है। ठीक है, थोड़ा सा ड्राइएस्ट एरिया है, यहाँ पर लो रेनफॉल आपको देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक हिल्स और तराई क्षेत्र। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट और चकाई तहसील जो है वाराणसी देखिए मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट और चकाई तहसील, और चकाई तहसील कहाँ पर है, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये आते हैं किस नेचुरल वेजिटेशन, सॉरी किस नेचुरल रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किस नेचुरल रीजन के अंदर आते हैं, ये पूछा गया है। तो देखिए हमने बात करी थी उत्तर प्रदेश की, तो ये आपका उत्तर प्रदेश, ये थोड़ा सा इस तरीके से आप झांसी वाला एरिया ले लीजिए, ये इस तरीके से थोड़ा सा लगभग ये आपका उत्तर प्रदेश, ऑलमोस्ट सिमिलर, नॉट एग्जैक्टली बट लिटिल बिट सिमिलर आपका उत्तर प्रदेश इस तरीके से दिखेगा। ठीक है,
आपसे पूछा है वाराणसी और मिर्ज़ापुर। देखिए मिर्ज़ापुर और वाराणसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इस एरिया के अंदर, ठीक है। और ये एरिया आपका लाई करता है बेसिकली, देखिए तराई, देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ तराई एरिया। तराई एरिया कौन सा, ये ऊपर वाला एरिया हो गया तराई एरिया, है ना। शिवालिक हिल्स भी उसी के ऊपर वाला, सबसे ऊपर हो गया शिवालिक हिल्स, उसके नीचे तराई वाला एरिया चल रहा है, ठीक है। इसके बाद आती है शिवालिक विंध्या रेंज। देखिए गंगेटिक प्लेन ये वाला हो गया, है ना। इसके नीचे आता है आपका विंध्या रेंज, ये वाला जो एमपी और यूपी दोनों को कवर करता है इस रेंज में। इसी रेंज के अंदर आपका मिर्ज़ापुर और मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट भी आता है, और जो ये चकाई तहसील है वाराणसी की, वो भी इसी के अंदर आती है, विंध्या रेंज के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विंध्या रेंज, ठीक है। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि इस टाइप के जो मैप वाले क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत सिंपल होते हैं, बट एक बार मैप आपने अच्छे से देखा हो ना कि किस रीजन में, किस डिवीजन में है चीज़ें, तो वो और ज़्यादा आसान हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच रीजन कवर्स द 3/4 एरिया ऑफ द उत्तर प्रदेश। कौन सा एरिया जो है वो उत्तर प्रदेश का, मतलब कितने एरिया को 3/4, 3/4 मतलब 75% ऑफ एरिया, या कह लीजिए 3/4 हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश का कवर किया जाता है। मतलब हमने बात करी ये एक उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर आप झांसी वाला भी ले लीजिए, थोड़ा सा इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन ले लीजिए। एग्जैक्टली नहीं बना रहा हूँ, समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है मोर ओवर आपको थोड़ा सा सिमिलर इसी तरीके से देखिएगा, थोड़ा सा इधर ऊपर बढ़ा होगा, इधर थोड़ा सा कटा है, इधर इस तरीके से रहेगा, बट मोर ओवर आप इस तरीके से समझ सकते हैं इस डायग्राम से, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है डिवीजन, है ना। तो इंडो गंगेटिक प्लेन जो है आपका, देखिए ये वाला जो सबसे ऊपर वाला एरिया आता है ना, ये वाला जो शिवालिक हिल्स वाला एरिया या तराई रीजन है, ये एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत ही छोटा हिस्सा है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा हिस्सा ही है आपका यहाँ पे। और फिर आपका जो बुंदेलखंड प्लेटू वाला है जो यहाँ पर है, वो इस जगह में आपको देखने को मिलेगा। विंध्या वाला जो रेंज है पहाड़ी वाला, वो भी आपको इस रेंज में मिलेगा इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। अब जो मोटा मोटा बचता है वो क्या बचता है, ये गंगेटिक प्लेन। अब गंगेटिक प्लेन में क्या आता है भाई, सिर्फ गंगेटिक प्लेन के अंदर गंगा नहीं आती, गंगेटिक प्लेन के अंदर जो यमुना रिवर का पूरा एरिया है, प्लस जो गंगा रिवर का पूरा एरिया है वो, और प्लस इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनका जो एरिया है वो सारा कंसिडर होता है। तो मतलब जो सबसे बड़ा एरिया है, मतलब 3/4 या 75% ऑफ द लैंड एरिया जो कि कवर होता है किसके अंदर, गंगेटिक प्लेन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है गंगा के मैदान के अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश का 3/4 हिस्सा जो है वो आता है, ठीक है। और यहाँ पर लगभग जो है ये जो 3/4 हिस्सा है या 75% ऑफ लैंड है उत्तर प्रदेश का, ये है आपका फ्लैट टोपोग्राफी। मतलब यहाँ पर एक बेसिकली प्लेन मैदान है, कोई हिल वगैरह नहीं है, कोई माउंटेनियस रीजन नहीं है, सिंपली मैदान है। और यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, अलूवियल सॉइल, ठीक है भाई। नदियाँ हैं पहाड़ों से आ रही हैं, तो आपको क्या मिलेगी, अलूवियल सॉइल। और अलूवियल सॉइल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है किसके लिए, खेती करने के लिए, ठीक है। और ये पूरा एरिया कौन सा वाला हो जाता है, एक तरीके से गंगा यमुना रिवर सिस्टम जो है वो सारा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये थे हमारे सेट ई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे भाई मुझे भी अच्छा लगेगा, और क्वेश्चंस बनाने में मुझे और ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। जब शेयर करेंगे तो लोग देखेंगे तो भाई मुझे भी अच्छा लगेगा ना कि भाई और बनाने चाहिए, और क्वेश्चंस ढूंढ के डालूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो शेयर भी करते रहें, शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, शेयर भी करें और पूरी पूरी वीडियो देखें। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में हम बात करते हैं, नो एक्स्ट्रा टॉक, ओनली क्वेश्चन, ओनली इन्फॉर्मेशन, ओनली नॉलेज। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।